Hello everyone. Today we are going to discussing about the 01 knapsack problem using the branch and bound method. Branch and bound method का ही हम लोग यूज करेंगे और जैसा कि फोर्थ यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो ब्रांच एंड बाउंड मेथड पर बेस्ड है और इस पर्टिकुलर ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू हमने 01 knapsack प्रॉब्लम सॉल्व किया था प्रीवियसली। एक और तरह की यहाँ पर 01 knapsack प्रॉब्लम है जिसको हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके आरजीबीवी एग्जामिनेशन में आएगा दैट यू हैव गिवन ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स and their weights and profits are given in the question and और ये ऐसा बोला जाए कि फ्रैक्शनली आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग द ब्रांच एंड बाउंड मेथड। सो ब्रांच एंड बाउंड मेथड मैंने आपको बताया था कि इट वर्क्स ऑन दी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, मतलब जितनी भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रांच एंड बाउंड मेथड जो है स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है। ओके तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, इस तरह की 01 knapsack प्रॉब्लम में हम लोग फ्रैक्शनली पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट कंसीडर कर रहे हैं knapsack के अंदर। मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी ग्रिडी अप्रोच के थ्रू 01 knapsack प्रॉब्लम बताया था सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में जब ग्रिडी अप्रोच हमने यूज किया था knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमने अकॉर्डिंग टू द knapsack कैपेसिटी, जो भी गिवन knapsack कैपेसिटी थी, उस पर्टिकुलर knapsack कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को फ्रैक्शनली भी उसके अंदर कंसीडर किया था। तो यहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 01 knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ब्रांच एंड बाउंड मेथड है। एंड दिस ब्रांच एंड बाउंड मेथड when you are using for the fractional knapsack problem, so we have to use the least cost approach। मतलब ब्रांच एंड बाउंड मेथड तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड मेथड में एक वेरिएंट हमारे पास है, एक यहाँ पर मेथड हमारे पास है जिसको हम बोलेंगे लीस्ट कॉस्ट। और इस लीस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू ही हम 01 knapsack प्रॉब्लम फ्रैक्शनली इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास 4 आइटम्स गिवन है, 1 2 3 4। So there are 4 items that is to be placed into the knapsack, and maximum benefit or profit we have to achieve for uh, by placing the object into the knapsack. Okay, and the profit which are associated with each and every item individually are also given here. Profit 10 is associated with 1, profit 10 again is associated for 2 second object, profit 12 is associated with the third object, and fourth object is having profit 18। and all the objects are having their own weight भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वेट जो है वो 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का जो वेट है वो 4 है, ऑब्जेक्ट 3 is having 6 weight and object 4 is having 9 weight। so this problem is as usual as we have discussed previously। ओके ग्रिडी में भी हमने सॉल्व किया है ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी सॉल्व किया है। नाउ वी आर solving this 01 knapsack problem using the branch and bound method, and fractionally we are considering the object into the knapsack using this least cost method under the uh, approach of the branch and bound। And one more thing also given in this particular question, that is the knapsack capacity। You can see that m is 15, so 15 is nothing, it is the knapsack capacity which is given in the question। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि 01 knapsack प्रॉब्लम को हम फ्रैक्शनली यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 तरह का डेटा का कैलकुलेशन करना होगा। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज विथ फ्रैक्शनल कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू कैलकुलेट दैट विदाउट फ्रैक्शनल हमें कितना बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। ओके तो यहाँ पर जो विथ फ्रैक्शनल जो बेनिफिट है दैट विल बी डिनोटेड बाय सी कैप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विथ फ्रैक्शनल जब आप बेनिफिट कैलकुलेट करोगे, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड with this particular symbol, that is C cap। and when we are going to calculate the particular
benefit or profit without fractionally, so it will be considered as upper bound, and this will be denoted by UB. UB stands for the upper bound, and C cap stands for the it can be cost. Okay, so यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेट स्पेस ट्री। सो एग्जैक्टली इसके प्रीवियस वाले भी वेरिएंट में 01 नैपसैक प्रॉब्लम हम जब ब्रांच एंड बाउंड के थ्रू सॉल्व किए थे, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर क्या स्टेट स्पेस ट्री बनाए थे। सो एज इट इज हमें स्टेट स्पेस ट्री बनाना है यहाँ पे, एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट स्पेस ट्री विल बी स्टार्टेड विद द नोड नंबर 1। अब नोड नंबर 1 के लिए हमें यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको, मतलब जितने भी नोड्स आप आगे इस ट्री में ग्रो करते जाएंगे, उन सभी न्यू अपकमिंग नोड्स के लिए हमें विद फ्रैक्शनल बेनिफिट और विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट दोनों ही कैलकुलेट करने होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नोड 1 के लिए सी कैप और यूबी, मतलब सी कैप ऑफ 1 एंड यूबी अपर बाउंड ऑफ 1 कैसे कैलकुलेट किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास टोटल जो नैपसैक कैपेसिटी है वो कितनी है, हमारे पास 15 है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग दी ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 का एग्जैक्टली वेट कितना दिया हुआ है, हमारे पास 2 दिया हुआ है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट इनटू द knapsack, सो from the given knapsack capacity, this 2 kg weight of object 1 will be deducted. Now we have the remaining capacity, that is 13. और जब हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को फुल्ली प्लेस कर रहे हैं हमारे knapsack के अंदर, so we are getting the whole benefit of that particular object. So benefit of this particular object is given in the question, that is 10. So we are getting whole benefit of it, that is 10. अब हमारे पास जो लिमिट बची है वो कितनी बची हुई है, 13 बची हुई है ना। सो वी आर हैविंग द न्यू रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द knapsack, दैट इज 13। अब इस 13 कैपेसिटी के अंदर हम क्या सेकंड ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं क्या, यस वी कैन डू इट, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट 4 है और गिवन कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 13 है। ठीक है, अभी ये सब कैलकुलेशन में केवल नोड 1 के फ्रैक्शनल बेनिफिट और विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास जो रिमेनिंग कैपेसिटी 13 है और हम सेकंड ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे जिसका वेट 4 है। सो वी कैन प्लेस फुल second object into the knapsack and we are getting maximum benefit, and now the remaining capacity will be 13 minus 4, it will be 9. So we have a remaining capacity that is now 9. अब हम क्या इस पर्टिकुलर knapsack में अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग कैपेसिटी क्या थर्ड ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं, यस वी कैन प्लेस द थर्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज थर्ड ऑब्जेक्ट इज हैविंग वेट 6 और हमारे पास कैपेसिटी कितनी बची हुई है, 9 बची हुई है। सो वी कैन प्लेस थर्ड ऑब्जेक्ट फुल्ली इनटू द knapsack। ओके, तो थर्ड ऑब्जेक्ट इसमें हमने पूरा का पूरा प्लेस कर दिया एंड वी आर गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ दैट इज 12। ओके, नाउ अब हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हमने थर्ड ऑब्जेक्ट knapsack के अंदर प्लेस कर दिया और थर्ड ऑब्जेक्ट का जो वेट है यहाँ पे 6 है। सो 9 minus 6, नाउ वी हैव रिमेनिंग कैपेसिटी दैट इज 3। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे कि फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या हम प्लेस कर पा रहे हैं क्या। अब फोर्थ ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना गिवन है, 9 है, एंड रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द knapsack वी आर हैविंग 3 नाउ। तो क्या ये फोर्थ ऑब्जेक्ट फुल्ली कंसीडर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रिडी अप्रोच में भी हमने फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम सॉल्व की है, और उसमें भी अगर हमारे पास कैपेसिटी यहाँ पर सपोज 3 बची है और हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा आइटम या ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वेट 9 है, सो fractional part of that particular object will be considered into the knapsack. And how we can break that particular product fractionally? So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3/9 part of that particular product or object will be considered into the knapsack according to the remaining knapsack capacity। क्योंकि यहाँ पर remaining capacity कितनी है, हमारे पास 3 है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 4 का जो वेट है वो 9 है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल 3/9 पार्ट ऑफ द फोर्थ ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे knapsack के अंदर। अब एग्जैक्टली अब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल बची नहीं है,
क्योंकि 3/9 का पार्ट हमने नैपसैक के अंदर प्लेस करके ये कैपेसिटी भी फुलफिल कर ली है, मतलब हमारे पास अब नैपसैक के अंदर जगह नहीं है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट 1 को प्लेस किया था तो इसका फुल बेनिफिट मिला था, ऑब्जेक्ट 2 को हमने प्लेस किया था तो इसका भी फुल बेनिफिट हमें मिला था, ऑब्जेक्ट 3 को हमने प्लेस किया तो इसका भी फुल बेनिफिट मिला। लेकिन ऑब्जेक्ट 4 का 3/9 पार्ट हमने इस पर्टिकुलर नैपसैक के अंदर प्लेस किया है ना, तो अब हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो 3/9 पर ही मिलेगा। सो ओवरऑल बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 18। सो ऑन 3/9 part, how much benefit we are getting? So it will be calculated like that, 3/9 multiplied by 18. So 9 2s are 18. So total benefit we are getting, that is 6 for the object number 4 out of 9. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जितने भी हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, है ना, फर्स्ट स्टेप के लिए इन सारे ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं, इनके बेनिफिट्स को अलग अलग कर लेते हैं। मतलब बेनिफिट्स को ऐसे अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर नोड नंबर, हर नोड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें हर नोड के लिए विथ फ्रैक्शनल कितना बेनिफिट है और विदाउट फ्रैक्शनली अगर आप ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो उसका कितना बेनिफिट है। तो ये दोनों इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे फॉर ईच एंड एवरी नोड विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विदाउट फ्रैक्शनल हमने 3 ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसीडर किए हैं नैपसैक के अंदर, 1 2 3, क्योंकि इन तीनों का जो वेट है वो हमारी नैपसैक गिवन कैपेसिटी से लेस था या इक्वल था, या हमारे पास उतनी नैपसैक कैपेसिटी अवेलेबल थी इन तीनों को प्लेस करने के लिए। तो इन तीनों का पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट, दैट इज 32। 10 + 10 + 12 इट विल बी 32। और जब हम सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे तो एक हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो कि जिसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर किया था, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ द नैपसैक कैपेसिटी, तो इसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर किया था। अगर हम ओवरऑल बेनिफिट देखें, मतलब विथ फ्रैक्शनल पार्ट को भी कंसीडर करें, सो ओवरऑल बेनिफिट हमारे पास कितना है, 38 है, क्योंकि इन तीनों का विदाउट फ्रैक्शनल 32 आ गया और इसमें हमने फोर्थ ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड किया जिसका फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल में हमें कितना मिला था, बेनिफिट 6 मिला था। सो विथ फ्रैक्शनल हमारा जो बेनिफिट है वो 38 है। सो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर नोड 1 के लिए मेरे पास सी कैप ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 38 है, और अपर बाउंड मतलब आपके विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट हमारे पास कितना आ गया, दैट इज अपर बाउंड दैट इज -32। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने यहाँ पर सिंबल यूज किया माइनस। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपकी ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच है, ये ब्रांच एंड बाउंड मेथड और अप्रोच हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए बनी हुई है, लेकिन एज फार एज दी 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम इज कंसर्न, तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करने की बात करते हैं। ओके, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना है कि कितने ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किए और कितना मैक्सिमम बेनिफिट हम अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मेथड है ब्रांच एंड बाउंड, ये हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। सो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस सिंबल का यूज किया हुआ है, मतलब हम ये प्रेटेंड कर रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी बेनिफिट हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर नोड, ये सब क्या है, निगेटिव है, माइनस में है, मिनिमाइज है, और फिर बाद में जाके क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव बेनिफिट इनटू दी पॉजिटिव बेनिफिट, मतलब इसको हम मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो उस समय हम माइनस सिंबल का यूज नहीं करेंगे। ये केवल हमें एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि ब्रांच एंड बाउंड जो अप्रोच है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सपोर्ट करती है, उसको सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट अचीव होता है। तो इनिशियली हमें इन सारे बेनिफिट्स को निगेटिव ही कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नोट के बाद हम इस ट्री को आगे ग्रो करेंगे।
सो वी आर ग्रोइंग द ट्री फर्दर। तो अब इस पर्टिकुलर नोड के आप देख पा रहे हैं दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। सो एज पर दी स्टेट स्पेस ट्री इज कंसर्न, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, है ना। तो 1 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड हुआ है। तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ग्रो करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो हो सकता है आपका पर्टिकुलर जो नोड की वैल्यूज हैं, मतलब आपका जो फ्रैक्शनल और विदाउट फ्रैक्शनल जो पर्टिकुलर बेनिफिट है वो हो सकता है यहाँ पर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 को जब हमने कंसीडर किया तो ऑब्जेक्ट 1 में आप देख पा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, वी आर कंसिडरिंग दी ऑब्जेक्ट 1 एट दी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो अपर बाउंड है कौन सी, मतलब जो पर्टिकुलर हमने बेनिफिट यहाँ पर अचीव किया है, दैट इज -38 एंड -32 fractionally or without fractionally. So it will be as it is for this particular node. So there will be no changes. Okay, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ये कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। अब राइट हैंड साइड में हम देखें तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट 1 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वी आर नॉट इंक्लूडिंग दी ऑब्जेक्ट नंबर 1 into the map set, so we have to calculate the fractional as well as without fractional benefit for this particular node number 3। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टैक में मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 1 एक्सक्लूड किया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दी ऑब्जेक्ट नंबर 1। सो ऑब्जेक्ट नंबर 1 के बिना हमारे पास क्या फ्रैक्शनल और विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट यहाँ पर अचीव होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 1 तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 से हम स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हमने प्लेस किया, नैपसैक कैपेसिटी हमारे पास 15 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हमने इंक्लूड किया, सो वी आर गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का जो बेनिफिट है वो कितना 4 है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हमने इंक्लूड किया है तो इसका वेट कितना है 4 है। सो 15 minus 4 it will be now 11 capacity is remaining and we are getting full benefit of object number 2। now we are placing object number 3। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 को जब हम प्लेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 का यहाँ पर जो वेट है वो कितना है 6 है, और ऑब्जेक्ट नंबर 3 को हमने प्लेस किया, सो रिमेनिंग कैपेसिटी में से ऑब्जेक्ट नंबर 3 का वेट यहाँ पर डिडक्ट हो गया। नाउ वी हैव न्यू रिमेनिंग कैपेसिटी दैट इज 5, 11 minus 6 that will be 5 and we are getting full benefit of object number 3 that is 12। and अब हमारे पास जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है आप देख पा रहे हैं इसका वेट 9 है, लेकिन अब हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है 5 है, तो हम इसको फुल्ली प्लेस नहीं कर सकते। सो वी हैव टू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट फ्रैक्शनली। सो अब हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो केवल 5/9 ऑफ पार्ट विल बी कंसिडर ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 4 इनटू द नैपसैक, और जो बेनिफिट हमें मिलेगा इस 5/9 पर ही मिलेगा। सो 5/9 multiply by 18, so it will be 9 to the 18, so 5 into 10, so total benefit for the object number 4 by placing it into the knapsack we are getting 10। okay, so without fractional हम consider करें तो without fractional में हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 and 3। so for this particular node without fractional हमारे पास कितना आएगा 22 आएगा, -22 आएगा, और विथ फ्रैक्शनल अगर हम कंसीडर करेंगे तो इट विल बी -32। अब यहाँ पर देखिएगा इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में जब मैंने 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू सॉल्व किया था डायरेक्टली, उसमें हम फ्रैक्शनल कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो हम अपर बाउंड को देखते हुए लेफ्ट और राइट साइड ट्री की ग्रो कर रहे थे, मतलब जहां अपर बाउंड मैक्सिमम थी ट्री की ग्रोथ उसी साइड से हो रही थी। यहाँ पर जस्ट आपको उल्टा करना है, आप यहाँ पर अपर बाउंड देखें, अपर बाउंड यहाँ पर कितना है -32 है लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का कितना है -22 है। तो जिस साइड अपर बाउंड लीस्ट होगा मिनिमाइज होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जो पर्टिकुलर ब्रांच एंड बाउंड मेथड है वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। सो मिनिमाइज मतलब मिनिमम अपर बाउंड की तरफ आप ट्री ग्रो करेंगे। सो -32 इज द लीस्ट अपर बाउंड
then -32, -22. So we can grow the tree from the left hand side, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ग्रो करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो यहाँ पर वो हैं, दो ब्रांचेस हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में हम x2 इक्वल टू 1 कर रहे हैं, मतलब वी आर कंसिडरिंग द सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू द नैपसैक, एंड राइट हैंड साइड में हम x2 ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर node also we'll have to calculate the particular benefit fractionally और without fractionally। तो यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 को इंक्लूड किया था तो भी एज इट इज था, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को इंक्लूड किया है तो वो भी एज इट इज है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इनिशियल स्टेज में हमने सारे ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया हुआ है। सो इट विल बी एज इट इज, सो देयर विल बी नो चेंजेस इन दिस पार्ट। राइट हैंड साइड में देखें, x2 ऑब्जेक्ट को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली विद फ्रैक्शनल और विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 को इस लिस्ट में कंसीडर नहीं किया है। टोटल बेनिफिट टोटल हमारे पास जो नैपसैक कैपेसिटी है वो 15 है, एंड वी आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को भी हमने प्लेस किया, सो वी आर गेटिंग फुल बेनिफिट ऑफ इट। बट फोर्थ ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग कैपेसिटी वो 7 ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 3 और 1 को प्लेस करने के बाद रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास 7 ही बची है, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 की जो वेट है वो 9 है। तो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 7/9 पार्ट ही कंसीडर करेंगे, और जो बेनिफिट मिलेगा वो 7/9 पार्ट पर ही हमें मिलेगा। So total benefit we are getting here 7 multiplied by 2, it will be 14. So with fractionally हमारे पास जो बेनिफिट आया है वो -36 आया है, और विदाउट फ्रैक्शनली हमारे पास केवल 22 है। तो जैसा कि मैंने बोला कि अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को देख के हम ट्री के ग्रो का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पर -32 है और यहाँ पर -22 है। सो अगेन वी हैव सेम डायरेक्शन ऑफ फॉर ग्रोइंग द ट्री। लेफ्ट ही साइड में आपका ट्री ग्रो होगा। सो अब यहाँ पर देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, ये बाउंड हो गया यहाँ पे और ये भी बाउंड हो गया था। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ग्रो कर रहे हैं। तो अगेन दिस पर्टिकुलर नोड इज हैविंग 2 ब्रांचेस। इन द लेफ्ट साइड वी आर इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट नंबर 1, और राइट हैंड साइड हम ऑब्जेक्ट नंबर 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट नंबर 3 को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो इंक्लूड करेंगे, सो वी आर गेटिंग सेम फ्रैक्शनल एंड विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट। राइट हैंड साइड में जब एक्सक्लूड करेंगे तो एक्सक्लूड करने में हम इस टाइम ऑब्जेक्ट नंबर 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 हमने इंक्लूड किया हुआ है, सो वी आर गेटिंग फुल बेनिफिट। ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमने इंक्लूड किया हुआ है, फुल बेनिफिट हमें मिल रहा है। ऑब्जेक्ट नंबर 4 भी हम फुल इंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 को इंक्लूड किया हमने, तो रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास 13 थी। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को इंक्लूड किया, नाउ वी हैव अ रिमेनिंग कैपेसिटी 9, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 की जो कैपेसिटी है वो भी 9 अवेलेबल है। सो वी आर हैविंग availability of the particular knapsack capacity for placing the object number 4 fully, so we can place all the objects here fully। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विदाउट फ्रैक्शनल और विद फ्रैक्शनल दोनों ही जो बेनिफिट्स हैं वो सेम बेनिफिट्स वी आर गेटिंग, -38 -38। अब आप देख पा रहे हैं, अब आप कंपेयर करिए -32 को और -38 को। तो -38 यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्री का ग्रो जो होता है वो हमेशा लीस्ट अपर बाउंड की तरफ होता है। नाउ वी आर ग्रोइंग द ट्री फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 के इंक्लूड और एक्सक्लूड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इंक्लूड करेंगे तो वी आर गेटिंग सेम फ्रैक्शनल एंड विदाउट फ्रैक्शनल बेनिफिट फॉर दिस पर्टिकुलर नोड नंबर 8। राइट हैंड साइड में हमें कैलकुलेट करना होगा कि ऑब्जेक्ट 4 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी कितना आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमने प्लेस किया हुआ है। सो वी आर गेटिंग रिमेनिंग कैपेसिटी विल बी 0, है ना। रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है।
तो हमारे पास टोटल जो बेनिफिट आएगा वो -22 फ्रैक्शनली और विदाउट फ्रैक्शनली सेम रहेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट नंबर 4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब हम यहाँ पर देखें कि टोटल हमारे पास कितना बेनिफिट अचीव हुआ है। ओके, सो टोटल बेनिफिट कैसे अचीव होगा, है ना, और आपका जो फाइनल जो आंसर है वो कैसे यहाँ पर कंक्लूड होगा। तो फाइनल आंसर के लिए आप लास्ट वाले नोट की दोनों अपर बाउंड यहाँ पर कंसीडर करिएगा। तो -38 और यहाँ पर -20 है, तो -38 इज द लीस्ट अपर बाउंड। सो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 4 को इंक्लूड करना ही होगा। तो यू कैन सी दैट। आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्री का ग्रोथ देखें कि किस डायरेक्शन में हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला डायरेक्शन हमने लिया हुआ है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। डायरेक्शन इस साइड हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमने इंक्लूड किया। फिर डायरेक्शन इस साइड हुआ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को भी इंक्लूड किया। फिर हमारा जो ग्रो था वो राइट हैंड साइड था, मतलब राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट नंबर 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया। और फिर जो हमारा ग्रोथ था वो लेफ्ट हैंड साइड था, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को हमने इंक्लूड किया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 इंक्लूड किया, ऑब्जेक्ट नंबर 4 इंक्लूड किया। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट को ही हमने इंक्लूड किया हुआ है। ऑब्जेक्ट नंबर 4 यहाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो हमने इंक्लूड नहीं किया, है ना। So we are getting full benefit of object number 1, full benefit of object number 2, and full benefit of object number 3. So total benefit that we are getting here, that is 38, and we have used full knapsack capacity। मतलब इन तीनों ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद knapsack capacity हमने यूज की 15, मतलब कोई भी रिमेनिंग knapsack capacity यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। और यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम आरजीबीवी के एग्जामिनेशन में देखें तो कई बार ये लीस्ट कॉस्ट मेथड रिपीट हुई है ना। सो अकॉर्डिंग टू दी आरजीबीवी पॉइंट ऑफ व्यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रांच एंड बाउंड मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए आएगा 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, तो हमेशा लीस्ट कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर ऐड कर ही दिया जाएगा, है ना। तो लीस्ट कॉस्ट के थ्रू आप अच्छे से इसको समझिएगा, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।